पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने शोध किया, जिसमें पता चला कि शुरुआत में वायुमंडलीय रसायन विज्ञान ने जीवन को शुरू करने में कैसे मदद की। इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब से करीब 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी थी। उसकी सतह के ठंडा होने और जमने के बाद पृथ्वी पर जीवन फलने फूलने लगा। सभी अध्ययनों से पता चलता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए पानी जरूरी है, और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पहले इतनी गर्म थी कि यहाँ पानी का होना मुश्किल था। इसमें एक रहस्य है। तब सूरज आज की तुलना में रेडिएशन का करीब 70% ही उत्सर्जित करता था। इसका मतलब ये है कि तब सूरज ने पृथ्वी को इतना ही गर्म किया था जिससे उसकी सतह पर पानी के रहने की संभावना थी। लेकिन नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि सूरज तब बहुत अधिक सक्रिय रहा होगा। शोध में पृथ्वी पर और उससे आगे जीवन के लिए जरूरी सरल अणुओं के बनने के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इतनी शुरुआत में पृथ्वी की सतह पर पानी कैसे मौजूद हो सकता है, इस पर कई सालों से बहस चल रही है। कहा गया है कि प्रारंभिक वातावरण में जरूरी ग्रीनहाउस गैसें रही होंगी। यह मानते हुए कि वातावरण में ये गैसें मौजूद थी, शोधकर्ताओं ने कई कंप्यूटेशनल मॉडल बनाए जो ये बताते हैं कि उस समय वायुमंडलीय रसायन विज्ञान ने जीवन को शुरू करने में कैसे मदद की होगी। शुरुआती सूरज अपने वर्तमान स्तर का करीब 70% रेडिएशन ही उत्सर्जित करता था। ये पता लगाने के लिए कि शायद ऐसा नहीं था, शोध में एक्सोप्लैनेट हंटिंग मिशन केपलर के डाटा का इस्तेमाल किया गया, जो अलग अलग तरह के सितारों की गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। वास्तव में केपलर द्वारा देखे गए युवा सूरज जैसे सितारों से निकलने वाले सोलर फ्लेयर की संख्या और फ्रीक्वेंसी ये दिखाती है कि हमारा नया सूरज पहले की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय रहा होगा। हालांकि यह वर्तमान स्तर का करीब 70% रेडिएशन ही उत्सर्जित करता था, लेकिन सूरज में सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन की संख्या बहुत ज्यादा और तेज थी। ऐसी घटना के दौरान सूरज से ऊर्जावान कणों के उत्सर्जित होने की संभावना होती है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र से शक्ति मिलती है। शोधकर्ताओं ने गणना की कि युवा सूरज ने हर दिन कम से कम 1 CME का उत्पादन किया होगा, जो पृथ्वी की दिशा में था। इसका मतलब है कि पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ी गई ऊर्जा की मात्रा सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए काफी थी। माना जाता है कि उस समय के वातावरण में नाइट्रोजन ज्यादा थी। सूर्य के ऊर्जावान कण ने नाइट्रोजन अणु को 2 बेहद प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन परमाणुओं में बांट दिया होगा। फिर ये प्रारंभिक वातावरण में मौजूद किसी भी अणु के साथ प्रतिक्रिया कर सकते थे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मीथेन, अमोनिया वगैरह। इनमें से कई रिएक्शन के अंत में हाइड्रोजन साइकेनाइड और नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं। इसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जिसके होने से पानी की मौजूदगी संभव है। लेखकों ने अपने शोध में ये भी सुझाव दिया कि सतह पर अन्य नाइट्रोजन वाले अणुओं की बारिश ने भी नए जीवन के लिए फर्टिलाइजर का काम किया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।